Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the novel Macbeth by William Shakespeare. And guys, we'll discuss the Act 1 Scene 1 of Macbeth, and we'll discuss the summary as well as the analysis of this scene of Act 1. And guys, before this video we have already discussed the introduction and the main characters and the complete summary of Macbeth. सो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है BA ऑनर्स इंग्लिश, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट डिस्कस अबाउट दिस सीन ऑफ एक्ट 1. सो गाइज, दिस सीन बिगिंस इन एन ओपन प्लेस, अ प्लेस विदाउट एनी लैंडमार्क्स और बिल्डिंग्स. सो गाइज देखो, ये जो सीन है एक्ट 1 सीन 1 जो है, ये एक जगह पर स्टार्ट होता है जो कि एक ओपन प्लेस है. ओपन प्लेस का मतलब कि हमें उस जगह का कोई नाम नहीं बताया गया है, ये नहीं बताया गया कि वो कहाँ पर है, या कोई स्पेसिफिक लैंडमार्क भी नहीं बताया गया, या कोई बिल्डिंग है, किस तरीके का प्लेस है, कुछ नहीं बताया गया. सिर्फ ये बताया गया है कि ये जो सीन है एक ओपन प्लेस में स्टार्ट होता है. वेयर 3 sisters अपीयर एंड एन इंग्लिश वर्ड यूज फॉर दैम इज weird और weird विच मीन्स फेट. सो गाइज देखो, एक ओपन प्लेस पर 3 sisters अपीयर होती हैं और ये 3 sisters के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है वियर्ड. किसी भी तरीके से आप लोग लिख सकते हैं इसे, जिसका मतलब होता है फेट, मतलब किस्मत. सो इन 3 sisters के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया किस्मत. इनको गाइज विचेस कहा जाता है. विचेस जो हैं मतलब जो चुड़ैलें होती हैं, और ये तीनों ही चुड़ैलें हैं, इसीलिए इनको सिस्टर्स कहा जा रहा है यहाँ पर. एंड गाइज, दे आर दी फेट्स ऑफ क्लासिकल माइथोलॉजी, वन ऑफ whom spun the thread of a person's life, one of whom measured it and one of whom cut it. So guys देखो, इनके लिए वर्ड यूज़ किया गया फेट. और गाइज ये फेट है क्लासिकल माइथोलॉजी का. क्लासिकल माइथोलॉजी का ये फेट किस तरीके से है? सो गाइज देखो, ये 3 sisters हैं. वन सिस्टर इज़ फॉर whom spun the thread of a person's life, कि वो एक पर्सन की लाइफ का जो थ्रेड है उसे स्पन कर रही हैं. सेकेंड विच मतलब जो सेकेंड सिस्टर है, मेजर्ड इट, वो उसको नाप रही है जो थ्रेड है उसको, कि वो कितना लंबा है, मेजर कर रही है. एंड द थर्ड सिस्टर, थर्ड विच इज कटिंग इट, वो उसे काट रही है. फर्स्ट इज स्पनिंग इट, सेकेंड इज मेजरिंग इट एंड द थर्ड इज कटिंग इट. ये तीनों फेट बता रही हैं. सो गाइस देखो, जो ये सीन है एक्ट 1 सीन 1, ये फर्स्ट सीन है और ये हमें पूरे प्ले से इंट्रोड्यूस कराएगा, इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हालांकि ये सीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये हमें इंट्रोड्यूस करा रहा है पूरे प्ले से, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है. तो गाइज, दीज 3 विचेस अपीयर इन द वेदर ऑफ थंडर, लाइटनिंग एंड स्टॉर्म. सो गाइज देखो, ये तीनों विचेस अपीयर होती हैं और उस टाइम पर मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तूफान आ रहा होता है और लाइटनिंग हो रही होती है, आसमान में थंडर स्टॉर्म हो रहा होता है. एंड दे डिसाइड दैट दे विल मीट अगेन आफ्टर द बैटल टू कन्फ्रंट मैकबेथ. तो गाइस देखो, ये तीनों सिस्टर अपीयर होती हैं और ये तीनों सिस्टर अपीयर होकर इस तरीके का क्लासिकल मैथोलॉजी बताती हैं, हमें फेट बताती हैं, और उसके बाद ये डिसाइड करती हैं कि नेक्स्ट ये कब मिलेंगी. ये मिलेंगी आफ्टर द बैटल, की जो आयरलैंड और नॉर्वे के साथ स्कॉटलैंड की बैटल हो रही है उसके बाद मिलेंगी, और ये मिलेंगी मैकबेथ से. जब ये तीनों मिलेंगी, सो ये मैकबेथ से जाकर मिलेंगी, जो भी बातें करनी होंगी दे विल कन्फ्रंट मैकबेथ. एंड गाइज उसके बाद दे डिसअपियर, वो गायब हो जाती हैं. एंड दिस सीन ends here. Guys, in this video we'll discuss about the act 1 scene 2 of Macbeth, and we'll discuss the summary as well as the analysis of the scene. And guys, before this video we have already discussed the introduction, main characters and the complete summary of Macbeth, and also we have discussed the act 1 scene 1 of Macbeth. So guys, this scene begins with the captain of Duncan's army. So guys देखो, जो ये सीन है ये किस तरीके से स्टार्ट होता है. जो किंग डंकन है उसकी आर्मी का कैप्टन अपीयर होता है, उससे ये सीन की स्टार्टिंग होती है. एंड डंकन, हिज सन एंड लेनॉक्स एंटर विद देयर अटेंडेंट्स. सो गाइज देखो, किंग डंकन, उसके दोनों बेटे मैल्कम और डोनल बेन, लेनॉक्स एंटर होते हैं अपने अटेंडेंट्स के साथ. सो गाइज दिस सीन सेट इन द मिलिट्री कैंप ऑफ स्कॉटलैंड. सो गाइज देखो, इस सीन की जो सेटिंग है वो स्कॉटलैंड का मिलिट्री कैंप है. मतलब हमें सेटिंग बता दिया, प्लॉट बताती है कि स्कॉटलैंड का मिलिट्री कैंप इस सीन का प्लॉट है. एंड गाइज, डंकन्स आर्मी इज बिजी इन फाइटिंग अगेंस्ट द किंग ऑफ नॉर्वे एंड द ट्रेटर मैकडॉनवाल्ड. सो गाइज, जो किंग डंकन है ये भी फाइटिंग में बिजी है. इसकी जो आर्मी है, डंकन किंग की जो आर्मी है वो फाइटिंग में बिजी है. वो नॉर्वे के अगेंस्ट फाइट कर रही है जिसका नाम है मैकडॉनवाल्ड. मैकडॉनवाल्ड को यहाँ पर ट्रेटर कहा गया है, देशद्रोही. एंड गाइज, देन वाउंडेड कैप्टन ऑफ डंकन्स आर्मी एंटर्स एंड रिपोर्ट्स टू द किंग रिगार्डिंग द बैटल. सो गाइज देखो, इस सीन की स्टार्टिंग में सबसे पहले कैप्टन अपीयर होता है जो कि डंकन के पास जाता है. और ये कैप्टन जो है वाउंडेड, मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है
और ये किंग डंकन के पास जाकर रिपोर्ट करता है, उसके बैटल के बारे में बताता है कि बैटल में आखिर क्या हो रहा है। एंड गाइज इन दिस सीन वी आर इंट्रोड्यूस टू द हीरो ऑफ दिस प्ले मैकबेथ। सो गाइज इस सीन में मतलब एक्ट 1 सीन 1 में तो हमें मैकबेथ से इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था, बट इन दिस सीन वी आर इंट्रोड्यूस टू द हीरो ऑफ दिस प्ले नेम्ड मैकबेथ. So guys, it is important to remember that it is a tragedy and tragedy is experienced in the downfall of a man who is already great. So guys देखो, हमें पता है कि जो हम ये नॉवल पढ़ रहे हैं मैकबेथ, ये एक ट्रैजिक नॉवल है, ये एक ट्रेजेडी है. और गाइज ट्रेजेडी हम तब एक्सपीरियंस करते हैं जब किसी ग्रेट मैन का डाउनफॉल होता है. मतलब कोई मैन है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट अर्न करता है, उसका जो स्टेटस है, उसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और फिर वो एकदम से अपने ग्रेट लेवल से नीचे आके गिरता है. मतलब उसने जो भी रिस्पेक्ट कमाई थी वो सब खो देता है, और जो ऑडियंस होती है वो उसके लिए दुखी और बुरा भी फील करती है. बिकॉज जो वो कैरेक्टर होता है, जो ट्रैजिक हीरो बनता है, वो ग्रेट सच में होता है, वो काम ऐसे ग्रेट करता है, बट उसका जो फेट होता है वो उसको एक ट्रैजिक हीरो बनाने पर मजबूर कर देता है. उसका फेट उसका ट्रैजिक हीरो बनने का रीज़न होता है. इस ग्रेट हीरो का डाउनफॉल होगा तब हम ये चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे कि हाँ ये एक ट्रेजेडी है. तो गाइस कैप्टन इन्फॉर्म्स किंग दैट द बैटल वाज गोइंग साउथ फास्ट अंटिल ब्रेव सोल्जर मैकबेथ फॉट. सो गाइस मतलब जो कैप्टन है वो किंग को इन्फॉर्म करता है, और एक तरीके से वो यही कह रहा है कि जब तक मैकबेथ लड़ रहा है हमारी जीत पक्की है. वो मैकबेथ के लिए यहाँ पर एडजेक्टिव यूज़ करता है ब्रेव सोल्जर, कि मैकबेथ मतलब बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर रहा है. एंड गाइस द इंट्रोडक्शन ऑफ मैकबेथ एज अ वॉरियर हीरो, ये स्पेलिंग गलत है, वॉरियर हीरो इज क्रूशियल टू द प्ले. For tragedy depends on our witnessing the downfall of an already great man. So guys देखो, हमें यहाँ पर बताया जाता है मैकबेथ का इंट्रोडक्शन में कि जो मैकबेथ है वॉरियर हीरो क्रूशियल टू द प्ले, कि जो मैकबेथ है मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहा है, ही इज़ अ वॉरियर, ही इज़ अ हीरो. लेकिन गाइज जो ट्रेजेडी है वो तो उस इंसान के डाउनफॉल पर डिपेंड करती है जो ऑलरेडी ग्रेट होता है, मतलब जिसने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए होते हैं, और जब उसका डाउनफॉल होता है देन वी विटनेस ट्रेजेडी. बट ठीक है, यहाँ पर भी हम जो पढ़ेंगे मैकबेथ अब अच्छा काम करने के बाद मतलब वो फाइट जितवाएगा, और उसके बाद वो किंग बनता है, थेन ऑफ कॉर्डर बनता है, और उसके बाद किस तरीके से उसका डाउनफॉल होता है वो हम देखेंगे. तो एक तरीके से ये भी ट्रेजेडी ही है. एंड गाइज देन देयर इज सम गैप अबाउट मैकबेथ्स ग्रेट करेज एंड कैप्टन कंटिन्यूज हिज स्टोरी. तो गाइज उसके बाद देखो मैकबेथ के करेज के बारे में हमें कुछ बताया जाता है कि मतलब जो मैकबेथ है वो बहुत ज़्यादा करेजियस है, बहुत अच्छे से हिम्मत से लड़ रहा है. और उसके बाद जो कैप्टन है वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है. एंड आफ्टर मैकबेथ स्पिल्ड मैकडॉनवाल्ड गट्स ऑल ओवर द ग्राउंड द बैटल फ्लेयर्ड अप अगेन when the Norwegian lord brought new men to the field, but even this did not daunt Macbeth haunt. ये हॉन्ट होना था. even this did not haunt Macbeth and Banquo. सो गाइज देखो, जो कैप्टन है वो मैकबेथ के बारे में बताता है कि मैकबेथ ने मैकडॉनवाल्ड के जो भी लोग थे उन सबको मार मार कर ज़मीन पर गिरा दिया, और उसके बाद नॉर्वे का जो लॉर्ड होता है वो और लोगों को लेकर आता है फील्ड में लड़ाई लड़वाने के लिए. लेकिन जो मैकबेथ और बैंके हैं वो उनसे भी नहीं डरते हैं और वो उन्हें भी मार देते हैं. एंड देन किंग ऑर्डर्स दैट द वाउंडेड कैप्टन मस्ट एट वंस बी टेकन टू द सर्जन. कैप्टन एग्जिट्स द स्टेज. सो गाइज ये सब चीज़ें जो कैप्टन है वो किंग को रिपोर्ट करता है. मतलब एक तरीके से बेसिकली वो ये बताता है कि जो फाइट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है और हमारे फेवर में है. मैकबेथ और बैंके बहुत अच्छे से फाइट कर रहे हैं. सो गाइज उसके बाद जो किंग है वो ऑर्डर देते हैं कि कैप्टन को बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं, कैप्टन घायल हो रखा है, इसीलिए किंग ऑर्डर देता है कि कैप्टन को ले जाओ सर्जन के पास. और गाइज उसके बाद जो कैप्टन है वो स्टेज से एग्जिट हो जाता है. एंड देन द थेन ऑफ रोज अराइज फ्रॉम अनदर बैटल वेयर ऑल्सो मैकबेथ्स वेलर वॉज एट डिस्प्ले. सो गाइज देखो, उसके बाद जब ये चला जाता है कैप्टन, उसके बाद थेन ऑफ रोज आता है किंग के पास. थेन ऑफ रोज जो है वो दूसरी बैटल लड़ने के लिए गया था और वो बताता है कि वहाँ पर बैटल में भी मैकबेथ के ही चर्चे हो रहे थे. सो गाइज नॉर्वेज किंग इज़ नॉट अलाउड टू ब्यूरी हिज मैन अंटिल ही हैंड्स ओवर $10,000 टू स्कॉट्स. सो गाइज देखो, जो नॉर्वे के किंग हैं उनको ये अलाउ नहीं किया गया कि तुम अपने जो लोग मरे हैं उन्हें दफना दो जब तक वो लोग $10,000 ना दे दे स्कॉटलैंड को. सो गाइज देन डंकन ऑर्डर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रेटर if the Thane of Cawdor and proclaims that Macbeth is responsible for the victory and he shall have this title. So guys देखो, उसके बाद जो किंग है गुस्से में जो पुराना थेन ऑफ कॉर्डर था उसको हटा देते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं और उसे वर्ड देते हैं. उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं ट्रेटर, कि मतलब जो पुराना थेन ऑफ कॉर्डर था उसको वो हटा देते हैं उस टाइटल से, उससे वो टाइटल छीन लेते हैं और वो न्यू टाइटल ये थेन ऑफ
कॉर्डर वाला जो टाइटल है वो ये दे देते हैं मैकबेथ को, बिकॉज वो कहते हैं कि जो हम ये लड़ाई जीते हैं, जो हमारी विक्ट्री हुई है, दिस इज बिकॉज ऑफ मैकबेथ, सो मैकबेथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस विक्ट्री एंड ही शैल हैव दिस टाइटल, और ये टाइटल इसीलिए मैकबेथ को ही मिलना चाहिए। सो गाइज देन रोज सेंट टू अनाउंस दिस न्यूज़ टू मैकबेथ, और गाइज ये न्यूज़ लेकर रोज को भेज देते हैं किंग डंकन मैकबेथ के पास कि जाओ और ये न्यूज़ मैकबेथ को सुनाकर आओ। So guys, this scene 2 of Act 1 ends here. Guys, in this video we discuss about the Act 1 Scene 3 of Macbeth, and we'll discuss the summary as well as the analysis of Macbeth. And guys, before this video we have already discussed about the introduction and the main characters of Macbeth. Also we have discussed the complete summary and the previous Act and Scene summary and analysis also. So अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है बियॉन्ड इंग्लिश, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, so आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। So guys, without any delay, let's discuss about this scene of Macbeth. So guys, in this scene, three witches enter once again. This opening recall us to the world of supernatural of Act 1. सो गाइज हमने एक्ट 1 सीन 2 में देखा था कि जो किंग डंकन है उसको आकर आर्मी के कैप्टन इन्फॉर्म करते हैं फ़ाइट के बारे में कि फ़ाइट जो है वो कैसी चल रही है, और ये फ़ाइट जो है वो स्कॉटलैंड ही जीत जाता है। सो इस सीन में विचेस एक बार फिर से अपीयर होती हैं। फर्स्ट टाइम विचेस अपीयर हुई थी एक्ट 1 सीन 1 में। वहाँ पर विचेस का ऐसा कुछ रोल नहीं था, सिर्फ हमें प्ले से इंट्रोड्यूस कराया गया था, लेकिन यहाँ पर ये तीनों सिस्टर्स मतलब ये तीनों विचेस दोबारा से एंटर होती हैं, और ये हमें दोबारा से जो हमने एक्ट 1 में सुपर नेचुरल वर्ल्ड के बारे में देखा था कि किस तरीके से वो फेट्स के बारे में डिस्क्राइब करती हैं, उसी तरीके का वर्ल्ड, एक सुपर नेचुरल वर्ल्ड हम दोबारा से रिकॉल करते हैं इस सीन में। सो गाइज, दीज थ्री विचेस मीट एंड इंक्वायर व्हाट ईच अदर हैज़ बीन अप। सो गाइज देखो, ये जो तीनों विचेस हैं ये मिलती है एक दूसरे से और ये एक दूसरे की इंक्वायरी करती हैं। एंड गाइज दिस सीन ओपन्स विद द विचेस चैंटिंग कर्सेस दे हैव बीन मेकिंग सम पुअर सेलर्स लाइफ मिजरेबल। सो गाइज देखो, ये जो सीन है ये विचेस की अपीयरेंस से स्टार्ट होता है और विचेस एक दूसरे से मिलकर जब इंक्वायरी करती हैं, सो यहाँ पर विचेस जो है वो कुछ चैंटिंग मतलब कुछ मंत्र से बोल रही होती हैं, कर्स कर रही होती हैं एक पुअर सेलर को, और इन विचेस के जो चैंटिंग है उसी के कारण जो ये बेचारा सेलर था इसकी लाइफ पूरे तरीके से मिजरेबल, मतलब इसकी लाइफ एक तरीके से इन विचेस ने तबाह कर दी है। सो गाइज देखो, द सेलर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, जो सेलर होता है वो शिप का कैप्टन होता है। सिमिलरली मैकबेथ इज़ टू बिकम कैप्टन ऑफ हिज लैंड। देखो, मैकबेथ जो है उसके लिए विचेस प्रोफेसी करेंगे कि तुम किंग बनोगे। सो जिस तरीके से जो शिप का कैप्टन है मतलब जो सेलर है वो शिप का कैप्टन है, सिमिलरली जो मैकबेथ है वो अपनी लैंड मतलब स्कॉटलैंड का कैप्टन बनेगा। एंड गाइज जस्ट लाइक सेलर मैकबेथ विल बी ब्लॉन बाय द टेम्पटेस ऑफ हिज इल फॉर्चून। सो गाइज देखो, जिस तरीके से जो ये सेलर है इसकी लाइफ इन विचेस की वजह से, इनके जो प्रोफेसीज़ हैं, जो भी चैंटिंग कर्सेस है, इसकी वजह से ख़राब हो गई है। सिमिलरली मैकबेथ की लाइफ भी एक तरीके से ख़राब होती चली जाएगी। And guys, in the 16th and the 17th century, plenty of people believed in witches. So guys, जिस टाइम पर ये प्ले लिखा गया, जिस टाइम पर शेक्सपियर ने ये प्ले लिखा 16th और 17th सेंचुरी में, उस टाइम पर बहुत कम ही लोग विच क्राफ्ट में बिलीव करते थे। एंड गाइज मैकबेथ एंड बेंके एंटर ऑन स्टेज विच इज़ अप्रूव्ड दैम। सो गाइज़, ये जो तीनों विचेस हैं मतलब ये सिस्टर्स डिसाइड करती हैं एक्ट 1 सीन 1 में कि ये नेक्स्ट मैकबेथ से मिलेंगी, और यहाँ पर ये तीनों आपस में बातें कर रही होती हैं, और उसके बाद स्टेज पर अपीयर होते हैं गाइज मैकबेथ और बेंके, और विचेस जाकर उनसे मिलती है विच इज़ अप्रूव्ड दैम। सो गाइज बेंके नोटिसेस दैम एंड कमेंट्स ऑन देयर अटायर एंड अपीयरेंस। सो गाइज देखो, जब ये तीनों विचेस कन्फ्रंट करती हैं मैकबेथ और बेंके को जाकर, सो गाइज जब ये विचेस जाकर मिलती हैं मैकबेथ और बेंके से, बेंके नोटिसेस दैम, बेंके उन्हें नोटिस करता है, एंड ही कमेंट्स ऑन देयर अटायर एंड अपीयरेंस, बेंके उनकी अपीयरेंस पर और उनके कपड़ों पर कमेंट यहाँ पर करता है। एंड गाइज मैकबेथ टेल्स दैम टू स्पीक एंड दे एड्रेसेस मैकबेथ एज थेन ऑफ ग्लेमिस, थेन ऑफ कॉर्डर एंड फ्यूचर किंग। सो गाइज देखो, बेंके जब उन्हें देखता है तो बेंके एक तरीके से उनके अटायर पर जब कमेंट करता है तो इस चीज़ से विचेस को शायद बुरा लगता होगा, और विचेस उससे बात करने की बजाय मैकबेथ से बात करती है, और विचेस मैकबेथ को एड्रेस करती हैं किस तरीके से, वो मैकबेथ को बोलती है थेन ऑफ ग्लेमिस। ठीक है, थेन ऑफ ग्लेमिस मैकबेथ है अपनी आर्मी में, किंग डंकन की आर्मी में वो थेन ऑफ ग्लेमिस है। एंड वो उसके बाद गाइज देखो, मैकबेथ जो है वो थेन ऑफ ग्लेमिस तो है, लेकिन ये विचेस मैकबेथ को थेन ऑफ कार्डर और फ्यूचर किंग बोलती हैं कि तुम फ्यूचर में किंग बनोगे, उससे पहले थेन ऑफ कार्डर भी बनोगे। सो गाइज ये सुनकर मैकबेथ तो एक तरीके से मतलब शॉक्ड हो जाता है, कुछ बोलता वो यहाँ पर नहीं है। एंड देन बेंके आस्क इफ विचेस विल लुक इनटू हिज फॉर्चून टू। सो गाइज बेंके उसके बाद विचेस को बोलता है कि क्या विचेस उसके फ्यूचर के बारे में, उसके फॉर्चून के बारे में भी बता सकती हैं। एंड देन विचेस टेल हिम दैट ही विल बी लेसर देन मैकबेथ,
Not too happy but happier than Macbeth, he will be father to kings, though he will not be a king himself. सो गाइज विचेस यहाँ पर क्या बोलती है बैंके को कि ही विल बी लेसर देन मैकबेथ, मतलब उसे जो भी मिलेगा वो मैकबेथ से कम मिलेगा. नॉट टू हैप्पी मतलब खुश नहीं होगा वो ज़्यादा, बट हैप्पियर देन मैकबेथ, लेकिन मैकबेथ से खुश होगा. मैकबेथ से उसे कम मिलेगा लेकिन वो इतना खुश नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो मैकबेथ से खुश होगा. ऐसे यहाँ पर विचेस बोलती हैं. और विचेस बोलती है बैंके को दैट ही विल बी फादर टू किंग्स, मतलब उसके जो डिसेंडेंट्स होंगे वो किंग बनेंगे, लेकिन जो बैंके है वो खुद कभी किंग नहीं बन पाएगा. Then guys, Macbeth says that he is already Thane of Glamis, but it's hard to imagine becoming Thane of Cawdor because the current Thane of Cawdor is alive. So guys, Macbeth यहाँ पर क्या बोलता है कि ये तो ठीक बोल रही हैं विचेस कि मैकबेथ थेन ऑफ ग्लेमिस है, लेकिन ये बोलना कि थेन ऑफ कॉर्डर ये गलत है, बिकॉज ये तो वो इमेजिन भी नहीं कर सकता है, बिकॉज जो थेन ऑफ कॉर्डर है वो तो करंटली जिंदा है, मतलब जो अभी डंकन किंग की आर्मी का थेन ऑफ कॉर्डर है, ही इज़ अलाइव. सो इट इज़ हार्ड टू इमेजिन कि वो थेन ऑफ कॉर्डर बनेगा. देन गाइज मैकबेथ वॉन्ट्स टू नो फ्रॉम वेयर विचेस गॉट दिस इन्फॉर्मेशन. सो गाइज मैकबेथ उसके बाद विचेस से पूछता है कि मतलब विचेस को ये सारी इन्फॉर्मेशंस कहाँ से मिली हैं. एंड देन विचेस डोंट रिस्पॉन्ड एंड वैनिश इनटू फॉगी फिल द एयर. सो गाइज मैकबेथ के इस सवाल का जवाब विचेस नहीं देना चाहती, और इसीलिए जो विचेस हैं दे डोंट रिस्पॉन्ड और वैनिश हो जाती है, मतलब वहाँ से गायब हो जाती है हवा में ही. फोगी फिल द एयर मतलब हवा में धुआं सा बनकर वो गायब हो जाती हैं. तो गाइज बैंके सजेस्ट दैट दे मे हैव ईटन सम इंसेन रूट एंड हैव हेल्यूसिनेटेड द विचेस एंड देयर कॉन्वर्सेशन विद दैम. सो गाइज देखो उसके बाद जो बैंके है, बैंके बोलता है कि शायद आज उन्होंने कुछ गड़बड़ चीज़ें खा ली हैं. इंसेन रूट मतलब कोई पागल वागल ऐसी कोई फ्रूट खा लिए हैं. रूट मतलब जो रेडिश कैरेट इस तरीके के जो खाना होता है, जो रूट्स मतलब जो ज़मीन के नीचे का खाना हम खाते हैं. सो इस तरीके से बैंके बोलता है कि आज उन्होंने कुछ इंसेन रूट खा लिए हैं और इसी कारण हेल्यूसिनेटेड मतलब उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनके विचेस से बातें हुई हैं. हेल्यूसिनेशन मतलब यही होता है कि आपको इस तरीके का फ़ील होता है, मतलब एक तरीके से मोह माया जो होता है कि मैंने कुछ गड़बड़ खा लिया है, और इसीलिए मैकबेथ आज हमें इस तरीके का फ़ील हो रहा है कि हमारे सामने विचेस आई हैं. सो ये सब एक हेल्यूसिनेशन था और कुछ नहीं था. तो गाइज देन रोज एंड एंगस टू नोबल मैन सेंट बाय किंग डंकन एंटर द सीन. सो गाइज देखो उसके बाद रोज और एंगस अपीयर होते हैं. गाइज जो रोज है ये मैकबेथ का कज़न है, और जो एंगस है ये स्कॉटलैंड का एक नॉबल मैन है. सो ये दोनों अपीयर होते हैं. इनको यहाँ पर किंग डंकन ने भेजा है. ये दोनों जब सीन में अपीयर होते हैं देन रोज टेल्स हिम दैट किंग इज़ प्लीज्ड विद मैकबेथ्स बैटल सक्सेस ऑफ द डे एंड जिंग शेयर वुड लाइक टू सी हिम एंड ही इज़ नाउ द न्यू थेन ऑफ कार्टर. सो गाइस देखो उसके बाद रोस और एंगस अपीयर होते हैं और इनको यहाँ पर किंग डंकन ने भेजा है. और जो रोस है वो मैकबेथ को बताता है कि किंग डंकन इज़ प्लीज्ड विद दी बैटल, कि तुमने जिस ब्रेवरी के साथ इस बैटल को लड़ा है, किंग डंकन बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ से. एंड ही वुड लाइक टू सी यू मतलब वो तुमसे मिलना चाहते हैं. एंड नाउ द न्यू थेन ऑफ कॉर्डर इज़ मैकबेथ, कि उन्होंने तुम्हें न्यू थेन ऑफ कॉर्डर बनाया है. सो गाइज मैकबेथ थिंक्स दैट द सिस्टर्स फर्स्ट प्रोफेसी इज़ फुलफिल्ड. सिस्टर्स इज़ विचेस गाइज. अगर आप लोगों ने एक्ट 1 सीन 1 देखा होगा उसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन की थी. सो गाइज मैकबेथ बोलता है कि जो विचेस ने प्रोफेसी की थी वो फर्स्ट प्रोफेसी तो फुलफिल हो गई है, मतलब मैकबेथ थेन ऑफ कॉर्डर बन गया है. एंड गाइज देन मैकबेथ जस्ट हैड एन ऑफुल एंड डिस्गस्टिंग थॉट अबाउट मर्डर. सो गाइज देखो जब मैकबेथ को ये पता लगता है कि वो न्यू थेन ऑफ कॉर्डर बन गया है, तो मतलब हम कई बार अपने दिमाग में ऐसे ही सोचते रहते हैं, हमारा दिमाग तो चलता है लेकिन हम उस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं कि हम ऐसा सोच रहे हैं, और काफ़ी टाइम बाद फिर हमें होश आता है अच्छा ये मैं क्या सोच रहा था या क्या सोच रही थी. ऐसा हमारे साथ होता है. सिमिलरली गाइज मैकबेथ के साथ भी क्या होता है, वो इमेजिन करने लग जाता है कि वो किंग कैसे बनेगा, शायद उसे किंग डंकन का मर्डर कर देना चाहिए. और उसके बाद जब वो इस थॉट से बाहर आता है, मतलब वो ये सब कुछ सोच रहा था अपने माइंड में, और जब एक तरीके से वो सब कॉन्शियस था, जब ये सोच रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, अपने माइंड में उसके ये चीज़ चल रही थी. और जब वो एक तरीके से कॉन्शियस होता है, जब उसे ध्यान आता है कि ओ ये वो क्या सोच रहा था, दिस वॉज सच एन ऑफुल एंड डिस्गस्टिंग थॉट अबाउट मर्डर. So guys, Macbeth says that he is going to leave things to chance. If chance wants him to be king, then he will be. Guys, Macbeth इस thought को awful और disgusting बोलता है, और वो बोलता है कि वो ये सारी चीज़ें चांस पर छोड़ना चाहता है, मतलब जो भी होगा देखा जाएगा. अगर उसका चांस हुआ, मतलब अगर लाइफ चाहती होगी कि वो किंग बने तो वो बन जाएगा, मतलब वो किसी का मर्डर वर्डर नहीं करेगा, जो होगा देखा जाएगा.
उसकी किस्मत में होगा तो वो बन जाएगा किंग। इस तरीके से यहाँ पर मैकबेथ बोलता है। देन गाइज दे गो टू द किंग एंड मैकबेथ एंड बैंके अग्री टू टॉक मोर अबाउट एवरीथिंग लेटर। सो गाइज यहाँ पर मैकबेथ इस थॉट से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके बाद मैकबेथ और बैंके दोनों ही किंग डंकन के पास जाते हैं और अग्री करते हैं कि ठीक है, जो भी ये विचेस की प्रोफेसीज थी या जो हम बातें कर रहे थे इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग लेटर। एंड उसके बाद ये दोनों मैकबेथ और बैंके किंग डंकन के पास जाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। एंड गाइज दिस सीन एंड्स हियर एंड गाइज इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द एक्ट 1 सीन फॉर ऑफ मैकबेथ एंड विल डिस्कस द समरी एज वेल एज द एनालिसिस ऑफ द सीन। एंड गाइज बिफोर दिस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द मेन कैरेक्टर्स ऑफ मैकबेथ। आल्सो वी हैव डिस्कस्ड द कंप्लीट समरी एंड द समरी एंड एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस सीन्स एंड द प्रीवियस एक्ट्स आल्सो। सो गाइज अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है बियॉन्ड ऑनर्स इंग्लिश, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो आप लोग वहां पर जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। सो गाइज विदाउट एनी डिले लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सीन। सो गाइज दिस सीन सर्व्स ड्रामेटिक फंक्शन। सो गाइज देखो जो ये सीन है ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है। ये सीन बेसिकली इस प्ले को एक ड्रामेटिक वे देता है। फर्स्ट इट हेल्प्स द ऑडियंस ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन किंग डंकन एंड द मैकबेथ। देखो ये जो सीन है ये ड्रामेटिक दो तरीक़ों से है। फर्स्टली ये ड्रामेटिक क्यों है, बिकॉज ये सीन ऑडियंस को हेल्प करता है कि वो किंग डंकन और मैकबेथ का जो रिलेशनशिप है उसको ऑब्जर्व कर सके, उनकी ड्रामेटिक जो भी बॉन्डिंग है उसको समझ सके। सेकेंड इट ऑफर्स मैकबेथ द रिक्वायर्ड फ्यूल टू इग्नाइट हिज एम्बिशन टू बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। सेकेंडली ड्रामेटिक क्यों है गाइज, बिकॉज ये सीन मैकबेथ को एक एम्बिशन प्रोवाइड करता है, एक एम्बिशन ऑफर करता है जो कि विचेस ने प्रोफेसी भी की है कि वो स्कॉटलैंड का किंग बनेगा। इस एम्बिशन को किस तरीके से वो पूरा करे उसमें फ्यूल मतलब एक तरीके से आग लगा देता है ये सीन। मतलब ये सीन उसके इस एम्बिशन में कि उसे स्कॉटलैंड का किंग बनना है उसमें आग में घी डालने जैसा काम कर देता है। आगे जाकर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वो ऐसा क्यों है, कि मतलब ये सीन किस तरीके से मैकबेथ को मोटिवेट करता है या फिर उसको बहुत ज़्यादा अंदर से एम्बिशन जगाता है कि हाँ मुझे स्कॉटलैंड का किंग बनना है। सो गाइज दिस सीन ओपन्स विद द किंग एंटरिंग द स्टेज विद लेनॉक्स, मैल्कम, डॉनल्डबेन एंड द अटेंडेंट्स। और गाइज जो ये सीन है ये ओपन किस तरीके से होता है, जो किंग डंकन है वो लेनॉक्स जो है वो स्कॉटलैंड का एक नोबल मैन है। किंग डंकन के दोनों बेटे मैल्कम और डॉनल्डबेन और उनके अटेंडेंट्स ये सब स्टेज के ऊपर अपीयर होते हैं किंग के साथ। सो गाइज किंग वांट्स टू नो इफ द थेन ऑफ कॉर्डर हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। सो गाइज देखो जब किंग एंटर होता है स्टेज के ऊपर तो वो ये जानना चाहता है कि जो किंग डंकन की आर्मी का थेन ऑफ कॉर्डर था उसे एग्जीक्यूट किया गया या नहीं किया गया, मतलब उसका ये टाइटल उससे छीना गया या नहीं छीना गया, उसे इस पोस्ट से निकाल दिया गया है ना, ये किंग जानना चाहता है। एंड देन मैल्कम रिपोर्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिसलॉयल थेन ऑफ कॉर्डर एंड कॉल्स हिम ट्रेटर। सो गाइस देखो जब किंग पूछता है इस बारे में तो उसके बाद मैल्कम किंग को इन्फॉर्म करता है कि हाँ जो थेन ऑफ कॉर्डर था उसे इस टाइटल से एग्जीक्यूट कर दिया गया है, मतलब उसे इस पोस्ट से निकाल दिया गया है। और मैल्कम यहाँ पर जो प्रीवियस थेन ऑफ कॉर्डर था उसे क्या बोलता है, ट्रेटर, मतलब वो देशद्रोही था और वो हमारी हेल्प करने की बजाय दूसरी साइड जो जिनके खिलाफ हमारी फाइट हो रही थी उनको सपोर्ट कर रहा था। एंड गाइज देन मैकबेथ, बैंके एंड रॉस एंड एंगस मीट द किंग। सो गाइज देखो रॉस और एंगस को भेजा था किंग डंकन ने मैकबेथ और बैंके को बुलाने के लिए। सो यहाँ पर ये दोनों मैकबेथ और बैंके के साथ अपीयर होते हैं और किंग से मिलते हैं। एंड देन फॉर्मल स्पीचेस आर एक्सचेंज्ड एंड बोथ मैकबेथ एंड बैंके एग्जिबिट देयर हम्बल बिहेवियर टुवर्ड्स द किंग। सो गाइज देखो उसके बाद इनकी फॉर्मल स्पीचेस होती हैं, मतलब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं फॉर्मली। एंड देन मैकबेथ और बैंके जो है उनका जो किंग की तरफ बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा हम्बल दिखाया जाता है, मतलब वो किंग की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। एंड गाइज देयर इज़ हार्डली एनी डाउट दैट द किंग सीज मैकबेथ एज हिज पोटेंशियल सक्सेसर। सो गाइज देखो इस चीज़ में कोई शक नहीं है या कोई दोहराए नहीं है कि जो किंग डंकन है वो मैकबेथ को अपना एक पोटेंशियल सक्सेसर मानते हैं कि हाँ सक्सेसर मतलब जो मुझसे भी आगे निकलने की क्षमता रखता हो। सो यहाँ पर किंग डंकन को ऐसा लगता है कि मैकबेथ उसका सक्सेसर बन सकता है। And guys, king is grateful. Macbeth and Banquet pledge their loyalty. Group hugs all around. So guys देखो king is grateful, जो king डंकन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा grateful फील करते हैं। And Macbeth and Banquet pledge their loyalty. जो Macbeth और Banquet हैं वो कसम खाते हैं कि हाँ वो हमेशा king के लिए लॉयल रहेंगे। इस चीज़ से king बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा उन्हें फील होता है। एंड देन गाइस जो ये पूरा ग्रुप था रोज़, एंगस, मैकबेथ, किंग वगैरह, बैंके, ये जो सब होते हैं दिस ग्रुप हग्स ऑल अराउंड, ये सब एक दूसरे को हग करते हैं। एंड देन किंग अनाउंसेस दैट हिज सन
मैल्कम विल बी नेम्ड प्रिंस ऑफ क्यूम्बरलैंड। सो गाइज देखो, उसके बाद जो किंग है, किंग डंकन, ये अनाउंस करते हैं कि उसका जो बेटा है मैल्कम को वो पोस्ट दे देते हैं प्रिंस ऑफ क्यूम्बरलैंड की। सो गाइज देखो, जिस तरीके से थेन ऑफ ग्लेमिस, थेन ऑफ कॉर्डर, थेन ऑफ फाइफ, ये सब टाइटल्स हैं, सिमिलरली प्रिंस ऑफ क्यूम्बरलैंड भी एक टाइटल है, एक पोस्ट है, और इस पोस्ट को दे देते हैं किंग डंकन अपने बेटे मैल्कम को। एंड गाइज ये जो पोस्ट है, दिस इज़ द लास्ट स्टॉप बिफोर बीइंग किंग ऑफ स्कॉटलैंड। अगर कोई स्कॉटलैंड का किंग बनना चाहता है, मतलब मान लो कि स्कॉटलैंड का किंग है, उसकी अगर मौत हो जाती है, सो उसके बाद किंग बनता है जो प्रिंस ऑफ क्यूम्बरलैंड होता है। मतलब किंग के मरने के बाद वही किंग बनेगा जो प्रिंस ऑफ क्यूम्बरलैंड की पोस्ट पर होता है। और यहाँ पर किंग डंकन अपने बेटे मैल्कम को ये वाली पोस्ट दे देते हैं। इसका मतलब वो अपने बेटे मैल्कम को ही स्कॉटलैंड का किंग बनाना चाहते हैं। एंड गाइज दे ऑल सेलिब्रेट द गुड न्यूज़ एट मैकबेथ प्लेस। सो गाइज उसके बाद ये सभी इस गुड न्यूज़ को सेलिब्रेट करते हैं। एंड देन मैकबेथ ट्रॉट्स ऑफ थिंकिंग दैट मैल्कम इज़ इन द वे ऑफ हिज किंगशिप, मैकबेथ इज़ इम्ब्यूड। सो गाइज मैकबेथ को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैकबेथ को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि किंग डंकन अपने बेटे मैल्कम को प्रिंस ऑफ क्यूम्बरलैंड बना देते हैं, जो कि लास्ट स्टॉप है स्कॉटलैंड का किंग बनने के लिए। और गाइज देखो, इस चीज़ से जो मैकबेथ है वो सोचता है कि मैल्कम उसके रास्ते में आ रहा है, मतलब मैकबेथ किंग बनना चाहता है और मैल्कम उसके रास्ते में आ रहा है। सो मैकबेथ इज़ इम्ब्यूड एट दिस एंड विद हॉरिड थॉट्स अगेन एंड होप्स नोबडी टेल दैट ही इज़ गॉट ब्लैक एंड डीप डिज़ायर। सो गाइज देखो, मैकबेथ के दिमाग में दोबारा से वही हॉरिड थॉट्स आने लग जाते हैं कि हाँ, किंग डंकन को मार के ही उसे किंगशिप मिल सकती है। इस तरीके के थॉट्स दोबारा उसके माइंड में आते हैं और वो सोचता है दैट नोबडी टेल दैट ही इज़ गॉट ब्लैक एंड डीप डिज़ायर, कि उसकी जो डिज़ायर्स है वो इतनी ज़्यादा डीप और ब्लैक हैं। सो गाइज इट शुड बी नोटेड हियर दैट हिस्टोरिकली मैकबेथ वॉज डंकन्स कज़न। सो गाइज देखो, ऐसा बताया जाता है हमें शेक्सपियर के थ्रू कि जो किंग डंकन है और जो मैकबेथ है, मतलब वो एक दूसरे के कज़न है। मतलब किंग डंकन मैकबेथ के कज़न है। एंड हिज क्राइम ऑफ किलिंग डंकन इज़ नॉट ओनली रिजिसाइड बट ऑल्सो अ विलफुल मर्डर ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। सो गाइस देखो, हिस्टोरिकली जो किंग डंकन है वो मैकबेथ के कज़न है, और यहाँ पर जो मैकबेथ मारेगा किंग डंकन को, ये सिर्फ एक क्राइम ही नहीं होगा बट इट इज़ अ विलफुल मर्डर ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, कि वो अपनी फैमिली के ही हेड का मर्डर कर देगा। And guys, this scene ends here. Guys, we'll discuss the Act 1, Scene 5 of Macbeth. And before this video, we have already discussed about the introduction, main characters, and the complete summary of Macbeth. Also, we have discussed the summary and analysis of the previous act and previous scenes. So, guys, in this video, we discuss about the Act 1, Scene 5 summary and analysis. So, without any delay, let's discuss about this scene. So, guys, this scene begins with the letter receiving by Lady Macbeth. So, guys, ये जो scene है किस तरीके से start होता है? ये scene start होता है Lady Macbeth के letter receive करने के साथ. And this letter is from Macbeth calling her wife his dearest partner of greatness and also telling her about witch's prophecy. So guys देखो, यहाँ पर जो ये लेटर लेडी मैकबेथ को मिलता है, ये लेटर उसके लिए लिखा है उसके हस्बैंड मैकबेथ ने। और मैकबेथ यहाँ पर अपनी वाइफ को किस तरीके से एड्रेस करते हैं, वो अपनी वाइफ को बोलते हैं डियरेस्ट पार्टनर ऑफ ग्रेटनेस। सो गाइज देखो, ये जो डियरेस्ट पार्टनर है यही उनकी क्राइम पार्टनर भी बनेगी जब ये मैकबेथ किंग डंकन का मर्डर करेंगे। एंड गाइज इस लेटर में जो मैकबेथ है वो अपनी वाइफ को जो विचेस की प्रोफेसी थी, जो विचेस ने प्रोफेसी की थी मैकबेथ के लिए कि हाँ मैकबेथ थेन ऑफ कॉर्डर और किंग बनेंगे, उससे रिलेटेड जो भी विचेस ने प्रोफेसी की थी वही सारी प्रोफेसीज बताने के लिए यहाँ पर मैकबेथ ये लेटर लिखते हैं। एंड गाइज लेडी मैकबेथ रीड्स द लेटर अलोन ऑन द स्टेज। और गाइज जो लेडी मैकबेथ है ये जब इस लेटर को पढ़ती है तो वो स्टेज पर अकेली होती हैं। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट हर हस्बैंड मैकबेथ डज नॉट इन्फॉर्म हर अबाउट द विचेस प्रोफेसी टू बैंक परहैप्स ही इज़ ऑल्सो अफ्रेड ऑफ इट्स इम्प्लीकेशन। सो गाइज देखो, यहाँ पर जब मैकबेथ अपनी वाइफ को इस लेटर के थ्रू विचेस की प्रोफेसी बताते हैं तो मैकबेथ सिर्फ वही पोर्शन बताते हैं प्रोफेसी का जो विचेस ने मैकबेथ के लिए की थी। मैकबेथ प्रोफेसी का वो पोर्शन नहीं बताते हैं जो विचेस ने बैंके के लिए की थी कि हाँ जो बैंके के डिसेंडेंट्स होंगे वो स्कॉटलैंड के किंग्स बन सकते हैं। वो वाला पोर्शन यहाँ पर मैकबेथ अपनी वाइफ को नहीं बताते हैं। मे बी जो मैकबेथ है वो खुद भी इस वाले पोर्शन से थोड़ा डरे हुए हैं, सहमे से हुए हैं, इसीलिए वो शायद अपनी वाइफ को इस बारे में इन्फॉर्म नहीं करते हैं। एंड गाइज मैकबेथ कॉल्स हर द डियरेस्ट पार्टनर ऑफ ग्रेटनेस, लेटर शी विल बिकेम हिज पार्टनर इन क्राइम। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि मैकबेथ अपनी वाइफ को पार्टनर ऑफ ग्रेटनेस बोलते हैं और यही पार्टनर उनकी क्राइम पार्टनर भी बनेगी। एंड गाइज शी थिंक्स दैट हिज हस्बैंड मे नॉट up for killing the current king as he is full of human kindness and he is the person who lives the things on chance. So guys देखो, यहाँ पर जो लेडी मैकबेथ है वो लेटर रिसीव करने के बाद क्या बोलती है, मतलब लेटर उसको मिल जाता है, वो स्टेज पर इस लेटर को अकेले पढ़ती है और वो सोचती है कि जो उसका हस्बैंड है
वो तो किंग डंकन को मारने के लिए तैयार होगा नहीं। इसका मतलब लेडी मैकबेथ के माइंड में भी किलिंग मतलब मर्डर करने का ही ख्याल आ रहा है कि हाँ, मैकबेथ किंग तभी बन सकता है जब वो किंग डंकन का मर्डर करेगा। सो यहाँ पर क्या बोलते हैं लेडी मैकबेथ कि उसका हस्बैंड कभी भी मर्डर करने के लिए, किंग को मारने के लिए तैयार नहीं होगा, बिकॉज वो तो फुल ऑफ ह्यूमन काइंडनेस है, मतलब उसके मन में दया भरी हुई है, एंड ही इज़ द पर्सन जो कि सभी चीज़ों को चांस पर, किस्मत पर छोड़ देता है। एंड गाइज लेडी मैकबेथ ट्रांसफॉर्म्ड हरसेल्फ एज एन एजेंट ऑफ फेट जस्ट लाइक द विचेस। सो गाइज देखो लेडी मैकबेथ को यहाँ पर इस तरीके से बोल्ड दिखाया गया है जैसे वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है एज एन एजेंट ऑफ फेट एंड जस्ट लाइक द विचेस, जिस तरीके से विचेस होती हैं। एंड इन हर माइंड द ओनली वे टू ब्रिंग द प्रोफेसी टू फ्रूटेशन इज टू किल द किंग। सो गाइस देखो लेडी मैकबेथ के माइंड में सिर्फ एक ही तरीका आता है कि इस प्रोफेसी को फुलफिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, किंग डंकन को मारना। वो ये तो सोचते ही नहीं है कि शायद किंग जब मरेगा तब भी तो मैकबेथ किंग बन सकता है, वैसा नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं सिर्फ एक ही तरीका है इस प्रोफेसी को फुलफिल करने का, और वो है किंग डंकन को मारना जान से। एंड गाइस लेडी मैकबेथ सेज दैट शी इज गोइंग टू परसुएड हर हस्बैंड। गाइस यहाँ पर लेडी मैकबेथ क्या बोलती है कि वो अपने हस्बैंड को परसुएड करेगी, मनाएगी ये मर्डर करने के लिए। देन अ मैसेंजर एंटर्स एंड इन्फॉर्म्स लेडी मैकबेथ दैट द किंग डंकन विल स्टे द नाइट एट इन्वर्नेस एज अ गेस्ट ऑफ मैकबेथ। सो गाइज देखो उसके बाद एक मैसेंजर आता है और वो लेडी मैकबेथ को इस बारे में इन्फॉर्म करता है कि जो किंग डंकन है वो आज रात को इन्वर्नस में स्टे करेंगे। इन्वर्नस जो है वो गाइज मैकबेथ की कासल है, मतलब जो एरिया मैकबेथ का है, मैकबेथ की कासल का नेम है इन्वर्नस। तो मैसेंजर यहाँ पर इन्फॉर्म करता है लेडी मैकबेथ को कि किंग डंकन आज रात को इन्वर्नस में ही स्टे करेंगे एज अ गेस्ट ऑफ मैकबेथ। एंड लेडी मैकबेथ टेल्स अस दैट इट विल बी किंग्स लास्ट नाइट ऑन अर्थ। सो गाइज देखो लेडी मैकबेथ को जब पता लगता है कि किंग डंकन यहाँ पर रहेंगे रात को, तो वो यहाँ पर क्या बोलती है कि ये किंग डंकन की आखिरी रात होगी। एंड हेयर लेडी मैकबेथ डिलीवर्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एस्टॉनिशिंग स्पीच एवर। सो गाइस देखो यहाँ पर जो लेडी मैकबेथ है वो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और एस्टॉनिशिंग स्पीच देती है, और उस स्पीच में वो क्या बोलती है, शी कॉल्स ऑन स्पिरिट्स टू अनसेक्स हर। बेसिकली शी बिड्स द स्पिरिट्स टू लिटरली डिप्राइव हर ऑफ हर फेमिनिटी टू स्टॉप हर एबिलिटी टू वीप। सो गाइस देखो यहाँ पर जो लेडी मैकबेथ है वो स्पिरिट्स मतलब जो विचेस वगैरह होती हैं, सिमिलरली स्पिरिट्स होती हैं, और वो क्या बोलती है, शी कॉल्स ऑन स्पिरिट्स टू अनसेक्स हर। बेसिकली उसका कहने का मतलब ये है कि जो उसकी फेमिनिटी है, कि मतलब वो फीमेल है, वो उसको वीक ना बनाए, मतलब ये नहीं कि हाँ फीमेल है तो रोती है, इस तरीके का उसको ना दिखाया जाए, इसीलिए वो बोलती है स्पिरिट्स को टू अनसेक्स हर। एंड गाइस शी सजेस्ट दैट बीइंग अ वुमन एंड अ मदर कुड नॉट प्रिवेंट हर फ्रॉम कमिटिंग अ वायलेंट डीड। सो गाइस देखो लेडी मैकबेथ क्या बोलती है कि वो एक वुमेन है, वो एक मदर है, इट डज़ नॉट मीन कि वो किसी का मर्डर नहीं कर सकती, वो कर सकती है। एक मदर होना और एक वुमेन होना उससे किसी का मर्डर करने से या कोई ऐसा वायलेंट काम करने से नहीं रोक सकता जिस तरीके से मैन मर्डर कर सकते हैं। सिमिलरली लेडी मैकबेथ बोलते हैं कि वो सभी काम कर सकती है। सो गाइज लेडी मैकबेथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीमेल कैरेक्टर इन लिटरेचर। सो गाइज इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट हियर कि जब आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं आपको ये पता होना चाहिए कि जो लेडी मैकबेथ है वो लिटरेचर में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीमेल कैरेक्टर की तरह देखी जाती है। एंड गाइज देन मैकबेथ एंटर्स द कासल। लेडी मैकबेथ इन्फॉर्म्स हिम दैट टुडे किंग डंकन इज स्पेंडिंग नाइट हियर बट ही वोंट वेकिंग अप द नेक्स्ट मॉर्निंग। सो गाइज देखो जब लेडी मैकबेथ की स्पीच खत्म हो जाती है तो यहाँ पर आता है मैकबेथ अपनी कासल में, और लेडी मैकबेथ उसको इन्फॉर्म करती है कि जो किंग डंकन है वो आज रात को यहीं पर रहेंगे, मतलब वो नाइट स्टे यहीं पर हमारी कासल में करेंगे, एंड आज की रात उनकी आखिरी रात होगी, वो यहाँ पर सोएंगे तो सही पर कल सुबह उठ नहीं पाएंगे। एंड गाइज दिस सीन एंड्स हियर। ये discussed the Act 1 Scene 6 of Macbeth. So guys before this video we have already discussed about the introduction and the main characters and the complete summary of Macbeth. Also we have discussed the summary and analysis of the previous act and previous scenes. तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है बियॉन्ड इंग्लिश, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप लोग बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। So guys without any delay let's discuss about this Act 1 Scene 6 summary and analysis. So guys this scene opens outside the Macbeth castle named Inverness. So guys देखो ये जो सीन है ये मैकबेथ की कासल के बाहर स्टार्ट होता है, मतलब इन्वर्नस के बाहर इस सीन की स्टार्टिंग होती है। इस सीन का जो प्लॉट है वो इन्वर्नस के बाहर का एरिया है, where King Duncan, his son Malcolm and Donalbain and Banquo and noblemen arrive at Glamis Castle. सो गाइज देखो इन्वर्नस मतलब मैकबेथ की कासल में किंग डंकन, उसके बेटे बैंके और कुछ नोबलमैन आते हैं, बिकॉज मैकबेथ ने फाइट जीती थी, मैकबेथ की वजह से ही स्कॉटलैंड ये फाइट जीत पाया था, जिस कारण किंग डंकन मैकबेथ की कासल में स्टे करने के लिए आए हैं और यहाँ पर ये सभी आ जाते हैं। एंड देन किंग डंकन कॉम्प्लीमेंट्स लेडी मैकबेथ फॉर हर सीमिंग हॉस्पिटैलिटी। सो गाइज देखो उसके बाद जो किंग डंकन है वो लेडी मैकबेथ को कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दिखाई है, बहुत अच्छे से उनका वेलकम किया है। And guys, Duncan not only finds the seat of this castle to be pleasant, but even the air is sweeter. So guys देखो किंग डंकन को जो मैकबेथ की कासल है उसकी सीट्स बहुत ज़्यादा प्लीजेंट लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और सिर्फ सीट ही नहीं वो कहते हैं कि यहाँ की जो एयर है ये भी बहुत ज़्यादा स्वीट है। सो गाइज लेडी मैकबेथ इज़ क्वाइट चार्मिंग हेयर। गाइज यहाँ पर लेडी मैकबेथ जो है
वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग लग रही है। उनके बिहेवियर से कोई कह ही नहीं सकता है कि हाँ उनके दिल में कुछ ऐसा चल रहा है कि वो किंग डंकन का मर्डर करना चाहती है। बहुत अच्छे तरीके से वो बिहेव करती है किंग डंकन के साथ। एंड शी सेज दैट मैकबेथ्स आर ग्रेटफुल फॉर द ऑनर बिस्टोर्ड ऑन मैकबेथ बाय द किंग। और क्या कहती है लेडी मैकबेथ यहाँ पर किंग से कि जो मैकबेथ है, मतलब लेडी मैकबेथ और उसका हस्बैंड मैकबेथ दोनों ही बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं जो भी ऑनर किंग ने उनके ऊपर बिस्टॉ किया है। मतलब किंग ने उनके लिए इतना अच्छा फेवर किया है कि मैकबेथ को थेन ऑफ ग्लेमिस के साथ साथ थेन ऑफ कॉर्डर भी बना दिया है। इसीलिए लेडी मैकबेथ यहाँ पर किंग को बोलती है कि दे आर ग्रेटफुल, मतलब मैकबेथ्स आर ग्रेटफुल। लेडी मैकबेथ और मैकबेथ दोनों ही बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है कि किंग उनके लिए इतना ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। सो गाइस, द स्टेज डायरेक्शन दैट फ्रेम दिस सीन आर फुल ऑफ सेरेमोनियल स्प्लेंडर ऑफ अ रॉयल विजिट। सो गाइस देखो, इस सीन की जो स्टेज डायरेक्शंस हैं वो ऐसी दिखाई जाती हैं जैसे कोई सेरेमनी चल रही है। बिकॉज यहाँ पर किंग डंकन आए हैं, ये किसी सेरेमनी से कम भी नहीं है, बिकॉज ये एक रॉयल विजिट है। टू अ म्यूजिकल अकम्पनीमेंट फूड ड्रिंक आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन साइड ऑफ द स्टेज टू अदर। सेरेमोनियल दिखाया जाता है इस सीन के स्टेज को, जो डायरेक्शंस हैं उनको, और जैसे बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, फूड और ड्रिंक से सर्व की जा रही है स्टेज से इस तरफ, इस तरीके से दिखाया जाता है। एंड गाइज द कासल ऑफ मैकबेथ अपीयर्स टू किंग एटलीस्ट फ्रॉम द आउटसाइड एज अ पैराडाइज। और गाइज यहाँ पर जो किंग डंकन है वो बोलते हैं कि मैकबेथ की जो कासल है, मतलब जो इन्वर्नेस है, एटलीस्ट बाहर से तो किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही है। इट इज़ नॉट लेस देन एनी पैराडाइज। गाइज देयर इज़ अ whole lots of formal exchange between Macbeth and the king before she finally takes the king to see her husband. सो गाइस देखो, लेडी मैकबेथ किंग डंकन को अपने हस्बैंड से मिलवाने से पहले उनसे खुद बातें करती है। उनके बीच में बहुत अच्छी कॉन्वर्जेसन होती है। लेडी मैकबेथ और किंग डंकन के बीच में फॉर्मल कॉन्वर्जेसन होती है। एंड गाइज द ऑडियंस डज नॉट सी एनी रिवेलरी ऑन द स्टेज। सो गाइज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ है कि वही लेडी मैकबेथ जो प्रीवियस सीन में ये बोल रही थी कि वो अपने हस्बैंड को परसुएट करेगी किंग डंकन का मर्डर करने के लिए, यहाँ पर वो खुद इतने अच्छे तरीके से उससे बात कर रही है। और इवन वो तो किंग से ये कह रही है कि दे आर ग्रेटफुल कि किंग उनके ऊपर इतना ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। सो यहाँ पर ऑडियंस को कोई भी रिवेलरी, कोई भी दुश्मनी सी नहीं दिखाई देती है लेडी मैकबेथ के बिहेवियर में। मतलब वो किंग डंकन से बहुत अच्छे तरीके से बात करती है। So guys, this scene ends here. So this was the act 1 scene 7 of Macbeth. And guys, before this video we have already discussed about the introduction, main characters and the complete summary of Macbeth. And also we have discussed the summary and analysis of the previous acts and previous scenes. So अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है बियॉन्ड ऑनर्स इंग्लिश, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। So in this video we discuss the summary and analysis of the act 1 scene 7. So without any delay, let's discuss about the scene. So guys, this scene begins in Macbeth's castle in Inverness, where Macbeth sits alone and thinking about the prophecy. So guys देखो, ये जो सीन है, प्रीवियस सीन में हमने देखा था कि जो किंग डंकन है वो मैकबेथ की कासल में आ जाते हैं और लेडी मैकबेथ उनका बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं। सो इस सीन में जो मैकबेथ है वो अपनी कासल में बैठे होते हैं अकेले, और वो बैठे बैठे विचेस की प्रोफेसी के बारे में सोच रहे होते हैं। इसी से इस सीन की स्टार्टिंग होती है। सो गाइस, मैकबेथ सॉलिडिटी रिवील्स द शैडो ऑफ हिज एम्बिशियस एस्पेक्ट ऑफ माइंड। सो गाइस देखो, मैकबेथ अकेले बैठे बैठे, मतलब अकेले बोल रहे हैं, इट्स मीन वो सॉलिलिकी होती है। सो मैकबेथ की ये सॉलिलिकी ये रिवील करती है कि वो किस तरीके से अपने इस एम्बिशन को पूरा करना चाहते हैं। जो भी उनके इस एम्बिशन के पीछे एक परछाई सी है, जो शेडो है, बेसिकली वो यहाँ पर रिवील होती है उनकी सॉलिलिकी के थ्रू। सो गाइस, मैकबेथ यहाँ पर क्या सोच रहे होते हैं? ही इज़ थिंकिंग अबाउट द मर्डर ऑफ किंग एंड इट्स गेट लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। सो गाइस देखो, इस सॉलिलिकी में मैकबेथ ये रिवील करते हैं कि वो सोच रहे हैं किंग डंकन का मर्डर करने की, लेकिन इट्स गेट लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन जब वो ये सोचते हैं कि वो किंग डंकन का मर्डर कर देंगे, सो ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है गाइस? देखो, इफ़ इट वर सिंपली अ मैटर ऑफ किलिंग द किंग विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेज, इट वुडंट बी अ बिग इशू। सो गाइस देखो, क्या सोचता है यहाँ पर मैकबेथ कि अगर सिर्फ किंग डंकन को मारना है और उसके बाद कोई लेना देना नहीं है, मतलब सिर्फ किंग डंकन को मारा और किस्सा ख़त्म। अगर ऐसा होता, मतलब इस मारने के बाद कोई कॉन्सिक्वेंसेज ना हो, तो हाँ मैकबेथ उसे इजीली मार दे। लेकिन मैकबेथ यहाँ पर क्यों परेशान है कि अगर उसने किंग डंकन को मार दिया तो उसके बाद क्या होगा? इट्स मीन वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि सिर्फ किंग डंकन को मारना, कि उसके बाद उसे कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होंगे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो मार सकता है। बट वॉट पजल्स मैकबेथ इज द थॉट ऑफ आफ्टर दैट ही इज़ नॉट पजल्ड बाय द आइडिया ऑफ किलिंग डंकन। सो गाइस देखो, मैकबेथ को क्या चीज़ परेशान कर रही है कि डेथ के बाद क्या होगा, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। बेसिकली उसको ये चीज़ परेशान कर रही है कि डेथ के बाद क्या होगा। वो इस चीज़ से पजल नहीं है कि किंग डंकन को मारना है। किंग डंकन को मारना कोई बड़ा इशू नहीं होता उसके लिए, अगर उसके बाद उसे कोई कॉन्सिक्वेंसेज ना मिले। एंड गाइज, ही वंडर्स अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट्स ऑफ मर्डर इन द नेक्स्ट लाइफ, द लाइफ टू कम आफ्टर वंस डेथ। सो गाइज देखो, मैकबेथ यहाँ पर एक तो ये चीज़ सोचकर परेशान है कि अगर उसने किंग डंकन को मार दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत बुरे होंगे। लोग उससे पूछेंगे, उस पर शक करेंगे कि हाँ किंग डंकन मैकबेथ की कासल में आया है, मैकबेथ को तो उसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए थी और यहाँ पर आकर वो मर गया, तो इस तरीके के उस पर इल्ज़ाम लगेंगे।
और साथ ही साथ वो ये भी सोचता है कि कॉन्सिक्वेंसेस इस लाइफ के बाद उस मर्डर के क्या होंगे, कि मतलब अगर उसने किंग डंकन को मार दिया और इस लाइफ के बाद जो उसकी नेक्स्ट लाइफ होगी उस लाइफ में जाकर उसको इस एक्ट का, किंग डंकन को मारने के एक्ट का परिणाम भुगतना पड़ेगा, कि अगर उसने किंग डंकन को मार दिया उसके बाद उसे बहुत बुरी सज़ा मिलेगी लाइफ के बाद, मतलब मरने के बाद जो नेक्स्ट लाइफ होगी उसमें। यहाँ पर मैकबेथ इस बारे में भी सोचता है, तो वो ये सोचता है कि इसी लाइफ में किंग डंकन को मारने के बाद क्या होगा, और साथ ही साथ अगर उसने किंग डंकन को मार दिया तो इस लाइफ की डेथ के बाद जो नेक्स्ट लाइफ होगी उसमें भी उसको कॉन्सिक्वेंसेज मिलेंगे। सो गाइज ही इज़ ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द मर्डरिंग किंग डंकन in his own house would be a serious violation of his hospitality as he is supposed to protect the king, not murder him। और साथ ही साथ वो ये चीज़ सोचकर भी परेशान होता है कि किंग डंकन को वो अपने खुद के घर में मारेगा, मतलब किंग डंकन उसके यहाँ नाइट स्टे करने आया है और वो यहाँ पर ही मारेगा, तो इट वुड बी अ सीरियस वायलेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कि उसको यहाँ पर किंग डंकन की प्रोटेक्शन करनी चाहिए थी और यहाँ पर तो उसने मर्डर करवा दिया, कि मतलब किस तरीके की हॉस्पिटैलिटी उसने दिखाई है, बिल्कुल भी उसका अच्छे से वेलकम कर ही नहीं पाया, इवन उसका मर्डर ही कर दिया, इस तरीके के इल्ज़ाम उस पर लग जाएंगे। सो गाइज देन मैकबेथ डिसाइड्स दैट इट्स नॉट अ गुड आइडिया एंड ही हैज़ नो जस्टिफेबल रीज़न और कॉज टू किल द किंग। सो गाइस यहाँ पर मैकबेथ क्या डिसाइड करता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है किंग डंकन को मारना, बिकॉज उसके पास कोई जस्टिफिएबल इशू या कोई रीज़न नहीं है किंग डंकन को मारने का, उसके पास कोई कारण नहीं है किंग डंकन को मारने का। किंग डंकन उसके साथ इतने अच्छे से रहते हैं, उसको थेन ऑफ ग्लेमिस के बाद थेन ऑफ कॉर्डर भी बनाया और वो इस किंग को मार दे सो ये बहुत बुरा होगा, ये वो डिसाइड ही करता है। इतने में ही वहाँ पर आ जाती है लेडी मैकबेथ। सो लेडी मैकबेथ यहाँ पर एंटर हो जाती हैं एंड शी मॉक्स मैकबेथ एंड सेज दैट शी थिंक्स मैकबेथ इज लैक ऑफ करेज एंड कॉल्स हिम अ कावर्ड। शी क्वेश्चंस हिज मैनहुड। सो गाइस देखो यहाँ पर जो लेडी मैकबेथ एंटर होती हैं वो मैकबेथ का मजाक उड़ाती हैं। वो क्या कहती हैं कि मैकबेथ में बिल्कुल भी करेज नहीं है, वो बिल्कुल भी करेजियस नहीं है और वो उसे कावर्ड मतलब डरपोक बोलती है। लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड मैकबेथ को यहाँ पर डरपोक बोल रही हैं एंड शी क्वेश्चंस हिज मैनहुड, वो उसकी मर्दानगी को क्वेश्चन करती हैं। शी ऑल्सो कंपेयर्स हिम विद अ पुअर कैट हु वांट्स द फिश बट डज नॉट वांट टू वेट इट पाउस। सो गाइस देखो यहाँ पर जो लेडी मैकबेथ है वो अपने हस्बैंड को पुअर कैट, एक बेचारी बिल्ली से कंपेयर करती हैं और कहती है कि उसका हस्बैंड तो एक बिल्ली जैसा है जिसे फ़िश तो चाहिए लेकिन वो जाने से उस फिश को पकड़ने से डर रहा है कि कहीं उसके पैर गीले ना हो जाएं, कि मतलब वो किंग तो बनना चाहता है लेकिन उसके लिए कोई एक्ट ही नहीं करना चाह रहा है। एंड गाइज देन शी शिफ्ट्स हर अटेंशन टूवर्ड्स द डिटेल ऑफ सपोज्ड मर्डर। सो गाइज उसके बाद लेडी मैकबेथ यहाँ पर अपने हस्बैंड का मजाक उड़ाती हैं एंड देन फिर वो उसको समझाती हैं कि यही एक सॉल्यूशन है इसका, और उसके बाद वो बताते हैं कि किस तरीके से वो किंग डंकन का मर्डर करेंगे, कि क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या उसने बनाया है प्लान, किस तरीके से वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे किंग डंकन को मारने के लिए। She tells Macbeth that she plans to drug the guards chamberlains of the king with alcohol, they will be blamed। तो गाइज लेडी मैकबेथ यहाँ पर क्या बोलती है कि उसके पास एक प्लान है कि वो जो किंग डंकन के गार्ड्स हैं, मतलब जो किंग डंकन के चेम्बरलेंस है, जो भी किंग डंकन की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, गार्ड कर रहे थे जो किंग डंकन को, वो उन्हें अल्कोहल पिला देंगे और उसके बाद सारा ब्लेम इन चेम्बरलेंस पर ही डाल देंगे कि इन्होंने ही किंग डंकन को मारा है। गाइज इन दिस वे लेडी मैकबेथ कन्विंसेस हर हस्बैंड। सो गाइज इस तरीके से लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड को कन्विंस करती हैं एंड दिस सीन एंड्स हियर।